मैं जब जवान हुई तब मुझे पता चला कि मेरी माँ ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन मेरे पापा का तो कई सालों पहले ही देहांत हो चुका था। मैं अपनी माँ से नफ़रत करने लगी थी क्योंकि उन्होंने बहुत गलत काम किया था, लेकिन मैं हैरान थी कि वह लड़की को छुपाकर क्यों रखती है। आज तक किसी ने भी उसे नहीं देखा था क्योंकि मेरी माँ हमेशा दरवाज़ा बंद करके रखती थी। 20 साल बाद जब मैं दरवाजे से अंदर झाँक कर देखी तब मेरी माँ की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा क्योंकि वो लड़की तो मेरा नाम अर्चना है। मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी, लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझसे प्यार ही करती थी। मेरी माँ से जब भी पूछती थी कि हमारे रिश्तेदारों के बारे में बताओ, तो मेरी माँ कह देती कि वो इस दुनिया में नहीं है। क्या तब मेरी माँ हमेशा मुझे यही कह देती थी कि हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं है। मेरी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं था और मेरा भी मेरी माँ के अलावा और कोई भी नहीं था। मैं अपनी माँ के बिना एक पल भी नहीं रह पा रही थी। जब भी मेरी माँ कहीं बाहर चली जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कहीं मेरे माँ मेरे पापा की तरह मुझे छोड़कर चली न जाए। मैं बहुत रोने लगती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरी माँ ने एक बेटी को जन्म दिया। फिर मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगी थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी माँ एक गंदी औरत है, क्योंकि मेरे पापा का देहांत तो मेरे बचपन में ही हो गया था। फिर ये बेटी तो नाजायज़ ही हुई। मेरी माँ उस बच्ची को हमेशा छुपा कर ही रखती थी। मैं अपनी माँ से और भी ज़्यादा नफ़रत करने लगी थी। मेरी माँ हमेशा मुझे समझाती थी कि मेरी बात तो सुन ले, लेकिन मैं उनकी कोई भी बात नहीं सुनती थी। मेरी नफ़रत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन मेरी माँ हमेशा मेरे से प्यार ही करती थी। मेरा इतना नफ़रत देखने के बाद भी मेरी माँ हमेशा मेरे साथ प्यार से बर्ताव करती, लेकिन उस बच्चे को हमेशा कमरे में छुपा कर ही रखती थी। मेरी माँ ने मुझे एक दिन पूछा कि तुम मुझसे इतना नफ़रत क्यों करती हो। मुझे मुझे पहले लगा था कि तुम ऐसे ही नाटक कर रही हो, लेकिन मेरे प्रति तुम्हारी नफ़रत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तुम बताओ कि आखिर बात क्या है। तब मैंने माँ से कहा कि माँ, पहले आप यह बताओ कि यह बच्ची कहाँ से आई। पापा का देहांत तो बहुत साल पहले ही हो चुका है। फिर यह बच्ची आपने बहुत गलत काम किया है, इसीलिए मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। फिर मेरी माँ ने कोई जवाब नहीं देती और हमेशा की तरह खामोश हो जाती। मेरी माँ मुझसे कहती कि यह तुम्हारी बहन है, लेकिन मैं उसको कभी अपनी बहन नहीं मानी थी। जब भी वो मेरे कमरे में आती तो मैं उसको भगा दिया करती थी, लेकिन इसके बाद भी मेरी माँ मुझे कुछ नहीं बोलती थी कि तूने भगाया क्यों। मेरी माँ की उम्र 45 साल हो चुकी थी और मेरी माँ के आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर इतनी झुर्रियाँ पड़ गई थी, ऐसा लग रहा था कि वो रात रात भर जगी ही रहती है। उनको नींद ही नहीं आती। पता नहीं किस बात का टेंशन रहता है उनको। मैंने सोचा शायद यह उनके कर्मों का ही फल है जो आज उनको मिल रहा है। मेरी माँ नाजायद बहन को सबसे छुपा कर रखती थी। जब भी कोई दरवाज़ा बाहर से खटखटाता तब मेरी माँ सबसे पहले बहन को छुपा लेती, उसके बाद ही दरवाज़ा खोलती। मैं जब अपनी माँ से कहती कि माँ, कब तक अपनी बेटी को छुपा कर रखोगी, कभी ना कभी यह बात तो सबके सामने आ ही जाएगी, तब मेरी माँ कहती मैं यह शहर छोड़ दूँगी। मेरी नफ़रत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। मेरी नफ़रत महीने फिर सालों में बदल गई, लेकिन मेरी नफ़रत माँ के खिलाफ़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन मैंने कमरे में झाँका तब मेरी माँ कमरे के अंदर बैठकर उस बच्ची के साथ रो रही थी। फिर मैं अंदर आई और अपनी माँ से पूछी कि आप रो क्यों रही हैं? इतना इतना क्या गम है आपको जो इस तरीके से अकेले में बैठकर रो रही हैं? मुझे अपनी माँ का रोता हुआ चेहरा देखा नहीं गया, इसीलिए इतनी नफ़रत करने के बावजूद मैं पिघल गई और माँ के पास आ गई और माँ से पूछने लगी कि माँ, आज आपको सब सच सच बताना ही होगा। आप अकेले कब तक सब कुछ सहन करती रहेंगी? फिर मेरी माँ ने कहा, हाँ बेटा, तुमने सही कहा। अब मुझे तुम्हारी यह नफ़रत अच्छी नहीं लगती। मैं नहीं चाहती मेरे मरने के बाद तुम मुझे मेरी नफ़रत से याद करो। मैं आज तुमको सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूँ कि आखिर इस बेटी का राज क्या है। हम 3 बहनें थे। माता पिता बहुत ही गरीब थे और ऊपर से 3 बहनें, हमारा कोई भी भाई नहीं था।
मेरे मम्मी पापा हमारी शादी के लिए हमेशा परेशान रहते थे और हम तीनों की शादी की उम्र भी हो चली थी। इसी बीच मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि हम माँ का इलाज करवा सकते, लेकिन जो थोड़े मोड़े पैसे हमने तीनों बहनों ने गुल्लक में जमा किए थे उसको तोड़कर कुछ पैसे जमा किए हमने। तो थोड़े ही पैसे निकले थे उसमें। हमने सोचा इससे माँ की दवाई आ जाएगी, लेकिन जब हम अस्पताल गए तो डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन के लिए बोल दिया और बोला कि अगर ऑपरेशन जल्द से जल्द नहीं किया गया तो आपकी माँ बच नहीं सकती। मेरे से जो छोटी बहन थी दूसरे नंबर की, उसका नाम रिया था। तुम्हारी रिया बहुत अच्छी थी। प्रिया मुझे हमेशा कहती रहती थी कि दीदी मैं ही गरीब है और ऊपर से तीन तीन बहनें, हमारा कोई भाई भी नहीं है। मेरे मम्मी पापा हमारी शादी के लिए हमेशा परेशान रहते थे। हम तीनों की शादी की उम्र भी हो चली थी। इसी बीच मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। मेरी माँ को इतने पैसे भी नहीं थे कि हम माँ का इलाज करवा सकते, लेकिन जो थोड़े थोड़े पैसे हमने तीनों बहनों ने गुल्लक में जमा किए थे उसको तोड़कर कुछ पैसे जमा किए हमने। तो थोड़े ही पैसे निकले थे उसमें। हमने सोचा इससे माँ की दवाई आ जाएगी, लेकिन जब हम अस्पताल गए तो डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन के लिए बोल दिया और बोला कि अगर ऑपरेशन जल्द से जल्द नहीं किया गया तो आपकी माँ बच नहीं सकती। मेरे से जो छोटी बहन थी दूसरे नंबर की, उसका नाम रिया था। रिया बहुत ही अच्छी थी। रिया हमेशा कहती थी कि दीदी मैं मॉडलिंग कर लेती हूँ, लेकिन मैं उसे हमेशा मना करते रहती थी कि यह काम ना किए करे। मेरे माता पिता भी इस काम के लिए मना करते थे क्योंकि वह दुनिया देख चुके थे, इसीलिए हम सब इस काम के खिलाफ थे। लेकिन मेरी बहन एक हीरोइन बनना चाहती थी। उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। लेकिन जब मेरी माँ अस्पताल में थी, जब डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कह दिया, तब मेरी बहन ने कहा कि दीदी मैं अभी आती हूँ, आप रुकिए। इतना बोलते ही रिया चली गई अस्पताल से और कुछ घंटों के बाद पैसे लेकर वापस भी आ गई। पूरे 1 लाख थे माँ के ऑपरेशन के लिए। हमें 1 लाख की ज़रूरत थी। मैंने अपनी बहन से पूछा, हम खाने खाने के लिए मोहताज हैं, कुछ खाने को ठीक से नहीं मिलता, तुम 1 लाख ले आई, तुम्हें किसने दिए 1 लाख और क्यों दिए? तब मेरी बहन ने कहा कि दीदी अभी यह सब बातों का बहस मत करिए, अभी माँ की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपसे कहा था ना मैं मॉडलिंग करूँगी, बस वही काम से चुपके चुपके शुरू कर लिया है आपके बिना बताए, और वहीं पर गई थी। उन्होंने मुझे एडवांस में 1 लाख दे दिए हैं। तब मैं खुश हो गई और मेरे पापा भी, क्योंकि जिस काम को हम अच्छा नहीं समझ रहे थे उस पैसे से ही मेरी माँ का इलाज हो रहा था और मेरी माँ ठीक भी हो गई। उसके बाद माँ को घर पर लाया गया। घर पर लाने के बाद रिया ने पापा से सवाल किया कि पापा देखना अब हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तब पापा ने कहा कि हाँ बेटा, तुमने जो बेटा बनकर हमें सहारा दिया है, अपनी माँ की जान बचाई है, भगवान करे तुम जैसी बेटी भगवान हर घर में दे। उसके बाद रिया यह बोलकर घर से चली गई, पापा काम पर जाना है। फिर वह चली गई। रिया रोज़ इसी तरह काम पर चली जाती और उसके बाद धीरे धीरे हमारे घर की स्थिति पूरी तरीके से बदल गई और हमारा घर झोपड़ी से बंगले में बदल गया। हम बहुत खुश थे। मेरी बहन, बड़ी बहन की शादी कर दी गई। दूसरे नंबर की बहन रिया, वो मॉडलिंग कर रही थी। फिर तीसरे नंबर पर मैं थी। पापा ने रिया को शादी करने के लिए बोला, लेकिन रिया ने मना कर दिया। रिया ने कहा कि अभी मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है पापा, अभी मुझे शादी करने के लिए ना बोले। फिर अगला नंबर मेरा था। पापा ने मेरी शादी कर दी। शादी में रिया नहीं आई थी। मैंने उसको फ़ोन करके बहुत पहले ही बता दिया था कि रिया तुम काम में इतना बिज़ी मत होना कि मेरी शादी में ही मत आना। लेकिन रिया फिर भी शादी में नहीं आई थी। मुझे बहुत गुस्सा आया था इस बात पर। फिर एक दिन मेरे ससुराल में रिया का फ़ोन आया। रिया ने कहा कि दीदी आप गुस्सा मत हो, मैं बहुत बिज़ी थी इसीलिए नहीं आ पाई थी, मुझे माफ़ कर दो। फिर मैं इस बात को वहीं पर भुला दी और रिया से हंसी खुशी में बात की। फिर रिया फ़ोन पर मुझे बोलने लगी कि दीदी अगर मुझे कभी भी आपकी ज़रूरत पड़े तो आप मेरा साथ तो दोगी ना? मैं बिना पूछे रिया को हाँ कह दी। फिर रिया ने फ़ोन रख दिया। फिर कुछ महीनों बाद हमें पता चला कि रिया का एक्सीडेंट हो चुका है और
रिया दुनिया छोड़ चुकी है, यह सुनते ही हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रिया हमें छोड़कर जा भी सकती है। मैं विश्वास कर रही थी कि रिया यहीं पर है और जहाँ भी है ठीक होगी। फिर 1 साल बाद रिया का फ़ोन आया मुझे। जब उसने फ़ोन किया तो मैं दौड़ी दौड़ी उससे मिलने गई। मैंने देखा वह अस्पताल में थी। मैंने उससे पूछा कि तुम इस हालत में इधर क्यों हो? रिया पहचान में तो नहीं आ रही थी। बहुत दुबली पतली हो गई थी और उसके सर पर बहुत चोट भी आई थी, बहुत खरोंचें भी थी। फिर मैं इतना बोलने के बाद मेरी अचानक नज़र रिया के पास लेटी हुई बच्ची पर गई। मैंने पूछा, रिया ये बच्ची किसकी है? रिया ने कहा कि यह मेरी बच्ची है। रिया ने कहा मैंने कहा, रिया तुमने शादी कब कर ली? हमें बताया भी नहीं। फिर रिया ने कहा कि दीदी आपको क्या बताऊं? आज आपको अपना सब कुछ सच बता देना चाहती हूँ। आज मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आप हमेशा से जानना चाहती थी ना। आपको पता है जब माँ अस्पताल में थी तो मैंने वो पैसे कहाँ से लाए थे? मेरी दोस्त के भाई ने मॉडलिंग का ऑफ़र दिया था। मैं बहुत खुश हो गई थी। उसने मुझे कहा था जब जब तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें पूरा पैसा मिल जाया करेगा। मैं बहुत खुश हो गई थी। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मुझे काम क्या करना पड़ेगा। लेकिन जब भी पैसे लेने के लिए गई थी तब उस लड़के ने मुझसे कहा कि अभी तुम्हारी माँ की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं तुमको बाद में समझाता हूँ कि काम क्या है। जब पैसा अस्पताल में देने के बाद जब मैं गई तब मुझे पता चला कि मेरा असली काम क्या है। लेकिन पैसे की भी तो बहुत ज़रूरत थी। वह लड़का मुझे काम दिलाने के बहाने एक कोठे पर ले गया और मुझे वहीं पर बेच दिया और खुद चला आया। मैं वहीं पर फंस गई और वहाँ पर मेरा काम था अपनी आबरू बेचना। अब एक बार मैं इस दलदल में घुस चुकी थी। बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। हर रोज़ इतने सारे लोग, मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। मैं बस इस दलदल से निकलना चाहती थी। फिर एक रात मेरी कोठी पर एक आदमी आया। उसने अंदर आते ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे बोला कि तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो, क्या हम शादी कर सकते हैं? मैंने उससे कहा कि तुम जानते हो कि तुम सवाल क्या कर रहे हो? मैं कोठे वाली हूँ। भला तुम जैसा इंसान एक कोठे वाली से शादी क्यों करेगा? फिर उस आदमी ने कहा कि देखो, कोई भी लड़की इस धंधे में खुद की मर्ज़ी से नहीं आती है। कोई ना कोई मजबूरी होती है या फिर कोई ज़बरदस्ती इस दलदल में ढकेल देता है। मैं शादीशुदा नहीं हूँ। पता नहीं अंदर आते ही, तुम्हें देखते ही मुझे क्या हो गया कि मैं डायरेक्ट तुम्हें शादी के लिए बोल दिया। मुझे तुम्हारे अतीत और प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ से चले जाएंगे, दूसरी दुनिया बसाएंगे। फिर उस आदमी ने कोठे वाली को उसकी मुँह मांगी कीमत दे दी। जितने में उसने मेरे को ख़रीदा था उससे दुगने दाम पर फिर उसने मुझे छोड़ दिया। हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। फिर उसके बाद हमारी ज़िंदगी ठीक से गुजर रही थी। लेकिन मेरे ऊपर आसमान तब टूट पड़ा जब मेरा 8वां महीना चल रहा था और मेरे पति का एक्सीडेंट में मौत हो गया। मेरे ऊपर तो आसमान का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं वहीं पर बेहोश हो गई थी। यहाँ के आसपास के लोग मुझे उठाकर लाए थे और मेरी डिलीवरी 8वें महीने में ही कर दिया गया। लेकिन अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि मैं अब ज़िंदा रह पाऊँगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। मैं आपको हमेशा से कहती थी ना, मेरी मुसीबत में एक बार मेरा साथ ज़रूर देना। यह बेटी आप अपने पास ले लो, इसको अपनी माँ बनकर पालना। इसको कभी भी यह मत बताना कि इसकी माँ एक कोठे वाली थी। आप मेरी बच्ची को अपना नाम देना और दुनिया के सामने भी अपनी बेटी ही इसे बताना। इतना बोलने के बाद मेरी बहन रिया दम तोड़ चुकी थी। फिर मैं उससे अपने यहाँ पर दुनिया में छुपा कर इसीलिए इस बच्ची को रख रही हूँ ताकि दुनिया की नज़र ना पड़ जाए कहीं ना कहीं कि यह बच्ची किसकी है। इसीलिए मैं इसको छुपा के रखना चाहती हूँ। फिर मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, इतना बड़ा राज आप छुपा कर रखी थी, इतना दर्द आप अकेले झेल रही थी। आप मुझे एक बार तो बोले होते, हम कल ही यह शहर छोड़कर दूसरे शहर में चले जाएंगे,
ताकि मेरी बहन छुप छुप के नहीं रहेगी। फिर अगले ही दिन हमने यह शहर छोड़ दिया और दूसरे शहर में आकर बस गए। और मेरी बहन और मैं स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम एक साथ जाते हैं, एक साथ आते हैं। मैं जिसे नाजायज़ समझ रही थी वह तो मेरी ही मौसी की लड़की थी। मैं अब बहन मान लिया था, लेकिन हमने कभी भी अपनी बहन को यह नहीं पता होने दिया कि तू मेरी सगी बहन नहीं है, मेरी मौसी की लड़की है। हमने कभी भी नहीं बताया। हमने यही बताया कि तू मेरी छोटी बहन हो। हम माँ बेटी बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हमारी ज़िंदगी अच्छे से बीत रही है। हम बहुत खुश हैं अपने जीवन में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।